Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 7 equilibrium. इक्विलिब्रियम में भी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, बट टुडे नाउ वी डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम इन सम केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस। चलिए, इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस देखिएगा। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस अकर बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। ऐसा मैंने पहले भी बताया है, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उनमें रिएक्टेड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेड, दोनों डायरेक्शंस में होती हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and reverse reaction become equal, the concentration of reactant and the product remain constant। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों का रेट बराबर हो जाता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जिस तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम में होता था वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो भी डायनेमिक होता है नेचर के अंदर। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों जो रिएक्शंस है, अपोजिट रिएक्शंस है, ये कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, कंटिन्यूअसली होती रहती हैं। रिएक्टेंट कंटिन्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है और प्रोडक्ट भी जनरली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। जर्नल केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू द सी एंड डी, देन सी एंड डी रिएक्ट विद ईच अदर एंड कन्वर्टेड इनटू द ए एंड बी। विद passage of time, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, there is formation of the product C and D and depletion of reactant A and B। कहने का मतलब हुआ कि भाई कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर आपने पहले A और B डाला है तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम जाएगा तो ए और बी की कंसंट्रेशन कम होगी और सी और डी जो है वो बढ़ता जाएगा। जिससे क्या होगा? धीरे धीरे ए और बी जो है वो कम होते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, और सी और डी बढ़ेंगे तो ये दोनों इजीली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब क्या होगा? दोनों जो रिएक्शंस हैं उन दोनों का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और उसी को ही हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कह देंगे। इवेंचुअली द टू रिएक्शन अकर एट द सेम रेट, और जब दोनों रिएक्शन जो हैं वो सेम रेट से होंगी, सिस्टम रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस समय क्या अटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सिमिलरली the reaction can reach the state of equilibrium even if they start with only C and D. That is, no A and B being present initially, as the equilibrium can be reached from either direction। ठीक है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर, अब ये तो पता ही है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में या क्लोज सिस्टम में अटेंड होता है। तो कंटेनर लिया, उसमें मान लीजिए आपने पहले ए और बी आपने डाले, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? टाइम जो है, अब ये कर्व बना हुआ है, देखिएगा कर्व है टाइम और कंसंट्रेशन के बिटवीन। स्टार्टिंग में उस समय जब जीरो टाइम होगा, जीरो टाइम होगा, इस कंटेनर में ए और बी जो है ना, उन दोनों का अमाउंट या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। ए और बी का जो कंसंट्रेशन है जीरो टाइम पर वो बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास होकर क्या होगा? ए और बी रिएक्ट होकर के सी और डी का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो ए और बी जो है ना, टाइम टू टाइम इनका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, स्टार्टिंग में क्या होगा? सी और डी की कंसंट्रेशन जीरो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या टाइम पास होगा वैसे वैसे ये दोनों बढ़ते जाएंगे, जिससे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिस पर क्या होगा? ए और बी जिस रेट से सी डी में कन्वर्ट होंगे, ये दोनों उसी रेट से इसमें वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ए और बी जो है उनका अमाउंट डिक्रीज नहीं होगा। ए और बी जो है ना, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और सी और डी जो है उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो स्टेट है जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कह देते हैं।
तो ये जो कर्व है ये है टाइम बिटवीन कंसंट्रेशन का। एक और कर्व अभी हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो जो कर्व होगा वो टाइम बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन का होगा। आगे कुछ और एग्जांपल से इसको हम अंडरस्टैंड करें, देखिएगा। डायनामिक, अच्छा एक चीज और यहाँ पर रह गई है कि जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम जो है वो हम रिएक्टेंट को लेकर के अटेंड कराएं। अगर मान लीजिए यही कंटेनर हम लेते बेटा और इस कंटेनर के अंदर अगर हम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में सी और डी को अगर हम डालते, रिएक्टेंट के फॉर्म में सी और डी को डालते, तो सी और डी रिएक्ट करके ए बी का फॉर्मेशन करने लग जाते, फिर ए बी रिएक्ट करके सी डी का फॉर्मेशन करने लग जाते और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो रीच्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से अटेंड हो जाता है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये भी कैसा होता है, डायनेमिक होता है नेचर में। तो डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का सिंथेसिस अब आपको याद होना चाहिए। अमोनिया का जो सिंथेसिस है ऐसा हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, 10th में पढ़ा होगा, हैबर प्रोसेस से करते हैं। और हैबर प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर बट हाई प्रेशर पर। आगे हम सीखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर हमें हाई क्यों करना है, ठीक है। और 12th में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कैटलिस्ट क्या काम में लेते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है उन दोनों के बिटवीन अटेंड हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डिक्रीज। स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही डाला है, अमोनिया जो था वो नहीं था। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और अमोनिया जो है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो कर्व है ये कर्व किस किस के बिटवीन है, इधर टाइम लिया हुआ है, इधर है मोलर कंसंट्रेशन का दस राइट। तो कंसंट्रेशन कितनी कितनी ली हुई है, तो देखिएगा इन दोनों की कंसंट्रेशन हाई है। जब टाइम आपका जीरो है तो उस जीरो टाइम पर क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन हाई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बट इन दोनों में भी किसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, तो देखिएगा इनका दोनों का जो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप है वो है कि जब नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है तो उसके साथ हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन के अगर 10 मोल को आपने अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो इसके 30 मोल चाहिए होंगे। तो इसका मतलब जितना भी नाइट्रोजन है उससे 3 टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और उससे भी 3 टाइम्स कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का। फिर जैसे जैसे रिएक्शन होगी इनकी कंसंट्रेशंस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, हाइड्रोजन की भी और नाइट्रोजन की भी। स्टार्टिंग में अमोनिया कितना होगा बेटा, स्टार्टिंग में अमोनिया 0 होगा, जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होगा वैसे वैसे अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्टेट आ जाएगी तब इनके कंसंट्रेशंस कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और जहां कांस्टेंट हो जाए वो स्टेट ही कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी। After a certain time, the composition of the mixture remains the same. थोड़ी देर बाद में इस मिक्सचर का कंपोजिशन सेम रह जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की कंसंट्रेशन या अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन जिस स्पीड से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होंगे उसी स्पीड से अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा। दिस constancy in composition indicate the reaction has reached equilibrium। और जहां इसका composition constant हो जाए इसका मतलब है कि अब equilibrium attain हो गया है। at equilibrium हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया तीनों ही प्रेजेंट होंगे और तीनों का जो कंपोजिशन है वो फिक्स होगा या तीनों की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। दैट इज इक्विलिब्रियम। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनेमिक है। डायनेमिक होने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने अमाउंट जो है वो तो कांस्टेंट हो गई है लेकिन रिएक्शन बंद हो गई है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, रिएक्शन जो है वो होती रहती है। कैसे हम चेक कर सकते हैं डायनेमिक नेचर को, देखिएगा इसका जो डायनेमिक नेचर है उसको हम बेटा इस एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं या इसी के थ्रू हम इसको जांच सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायनेमिक नेचर देखना है इसी इक्विलिब्रियम का। नाउ सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर यूजिंग। यही जो रिएक्शन है वो होती है कब, जब आप क्या करते हैं, हम इसमें कंटेनर में नाइट्रोजन
की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ ना कराएं, बल्कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम उसके साथ करा दें। हाइड्रोजन होता है 1 1 और ड्यूटेरियम होता है 1 2, ठीक है, ट्राइटिरियम होता है 1 3। तो ड्यूटेरियम के साथ अगर हम यही रिएक्शन करा दें तो नाइट्रोजन और ये ड्यूटेरियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है, तो D2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ND3 बन जाएगा, सेम इक्विलिब्रियम अटेन होता है। द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग आइदर विद H2 और D2 रीच इक्विलिब्रियम विद द सेम कंपोजिशन except the D2 and ND3 are present instead of H2 and NH3। तो यहाँ हाइड्रोजन लेते हो तो जो कंपोजिशंस होते हैं इक्विलिब्रियम पर, कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस पर जितना ये जितना ये जितना ये होते हैं उतने ही जब हम हाइड्रोजन की जगह क्या लेते हैं, ड्यूटेरियम लेते हैं, तो सेम कंपोजिशन यही होता है, बस चेंज इतना है कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होगा और अमोनिया जो है NH3 उसके जगह क्या होगा, ND3। After equilibrium, it attained these two mixtures H2N2NH3, D2N2ND3 are mixed together and left for a while to achieve new equilibrium। जब दोनों कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, ठीक है, N2 प्लस D2 कन्वर्ट इनटू द ND3, इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया है, कंपोजिशन सेम है, इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद में दोनों जो मिक्सचर यहाँ पर कौन कौन है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है, और यहाँ कौन है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन की जगह क्या है, D2 है, और कौन है, ND3 भी है। अब अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसके लिए छोड़ देते हैं ताकि इनमें दोबारा से नया इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, तो फिर क्या होता है, अब अगर इसको ऑब्जर्व करें तो अब हमें क्या मिलता है इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर हमें NH3 मिलता है, NH2D मिलता है, NHD2 मिलता है, ND3 भी मिलता है, एंड डाइहाइड्रोजन एंड इट्स ड्यूटेरियम form H2 HD D2 indicate the equilibrium is dynamic and natural, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे दोनों को मिक्स किया, अब आपने यहाँ पर मिलाया क्या क्या है, कंटेनर में आपने क्या डाला, N2 H2 और अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन है। दूसरा कंपोजिशन क्या है, N2 प्लस में D2 इक्विलिब्रियम ND3, ये है, ठीक है ना। तो फिर से जब नया इक्विलिब्रियम जब अटेंड होता है तो उसमें देखिएगा क्या मिलता है, अमोनिया, अमोनिया तो होगा, बट ये NH2D कैसे बना, तो ये जो N अमोनिया है ये इस D2 के साथ रिएक्ट करता है, इसका मतलब रिएक्टेंट के साथ फिर से रिएक्ट करता है, इट मींस बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, दैट्स राइट। ये भी तभी बनेगा, ये भी तभी बनेगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, हमारी बात समझ में। इसके अलावा इसमें H2 भी मिलेगा, H2 हाइड्रोजन तो होगा ही, और HD हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भी प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम जो हो रहा था वो कांस्टेंट नहीं हो गया है, वो डायनेमिक है, लगातार लगातार रिएक्शंस जो हैं वो बैकवर्ड फॉरवर्ड में और फॉरवर्ड बैकवर्ड में कन्वर्ट हो रही हैं। इससे भी हम इसका जो डायनेमिक नेचर है बेटा उसे चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जिस तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता था, सेम ऐसे ही जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी कैसा होता है, वो भी डायनामिक होता है। और हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ साइड। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इक्विलिब्रियम जो होता है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस में D, तो AB को अगर कंटेनर में डाला तो भी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, और अगर CD को हम कंटेनर में डालें तो भी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन से होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है, या फिर कंटेनर में अमोनिया डाल दीजिए, ये डिकम्पोज होकर के और ये बना लेता है। इसको एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम वही बातें रहेंगी कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HI बनाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है आयोडीन जो होता है ये कौन से कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन डाल देंगे। आयोडीन स्टार्टिंग में आयोडीन की व्यापारी आयोडीन ज़्यादा होगी तो कंटेनर में जो वायलेट कलर है वो वायलेट कलर ज़्यादा होगा।
फिर दोनों जब आपस में रिएक्ट करते रहेंगे HI बनता रहेगा, I2 खत्म होता जाएगा, फिर इसका जो वॉयलेट कलर है वो कैसा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। बट उसके बाद में जब जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसके बाद में क्या होता है, इसका जो वॉयलेट कलर है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर उससे ज्यादा कम ये नहीं होता। कांस्टेंट होने का मतलब है कि अब H2 और I2 के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ठीक है ना। H2I2 के बिटवीन इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो चुका है, इसीलिए कलर के अंदर कोई नेट चेंज नहीं आ रहा। अब सेम प्रोसेस हो सकता है कब, जब आप कंटेनर में HI डाल दें, तो HI का तो वॉयलेट कलर होगा नहीं, बट HI जो है वो डिकम्पोज होकर H2 प्लस में I2 बनाएगा, I2 से इसका कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर आएगा। तो वॉयलेट कलर धीरे धीरे अपीयर होगा और फिर उसके बाद में जैसे इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो कंटेनर में जो वॉयलेट कलर है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या अटेंड हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है उसे हम किसी भी डायरेक्शन से अटेंड कर सकते हैं। If we start with equal initial concentration of H2 and I2, the reaction proceed in the forward direction and the concentration of H2 and I2 decrease while that of HI increase until all these become constant at equilibrium, ठीक है। We can also start with HI alone, अकेला HI लेकर के भी कर सकते हैं alone, and make the reaction to proceed in reverse direction. The concentration of HI decrease and concentration of H2 and I2 will increase, ठीक है, until they all become constant when equilibrium is reached। सेम वही बात है बेटा। तो कंटेनर में अगर आपने क्या डाला, H2I2 डाला, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में देखना, यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग में आपने H2 और I2 डाला है, तो H2I2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। HI की कंसेंट्रेशन जीरो होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। जहां दोनों कांस्टेंट हो जाए दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। दूसरा कर्व हमने बनाया है कि अगर आपने HI को कंटेनर में डाला है, HI को जब कंटेनर में डालेंगे तो HI का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो टाइम ये जीरो है, जीरो टाइम पर HI का कंसंट्रेशन हाई है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, और H2I2 का कंसंट्रेशन जीरो है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक तो क्लोज कंटेनर में अटेंड होता है, और उसके बाद में इक्विलिब्रियम जो है उसको हम किसी भी डायरेक्शन से जो है वो अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो आज जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में वो हमने डिस्कस किया है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था फिजिकल प्रोसेस में, अब हमने पढ़ा है केमिकल प्रोसेस में। तो केमिकल प्रोसेस में इस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है वो अटेंड हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। और एक चीज और हमने पढ़ी, इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम किसी भी डायरेक्शन से अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।